नमस्कार। आज है 22 मार्च, दिन मंगलवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। दिन भर की बड़ी खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। महाराष्ट्र में ईडी की कार्रवाई मुख्यमंत्री के दरवाजे तक पहुंची। उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के भाई श्रीधर पाटनकर पर कार्रवाई, 11 फ्लैट सील। दिल्ली के तीनों एमसीडी के मर्जर के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी। आप बोली बीजेपी को एमसीडी चुनाव में हार का डर। कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के सवाल पर भड़के फारूक अब्दुल्ला, कहा अगर जाननी है सच्चाई तो बनाइए कमीशन। यूक्रेन रूस में 27वें दिन भी जंग जारी। जेलेंस्की का हथियार डालने से इनकार, कहा दूसरे विश्व युद्ध से भी भयानक हमले कर रहा है रूस। 137 दिन बाद बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 80, डीजल 78 पैसे महंगा। एलपीजी सिलेंडर के भी 50 रुपए बढ़े दाम। इंडिया 360 में बताएंगे, क्या आपको आगे महंगाई की मार के लिए रहना है तैयार। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए अब होगा एक ही एंट्रेंस टेस्ट। यूजीसी ने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए किया अनिवार्य। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण, वन नेशन वन टेस्ट से छात्रों को क्या मिलेंगे फायदे, या फिर बढ़ जाएंगी चुनौतियां। कमजोर शुरुआत के बाद बाजार ने दिखाई मजबूती। निफ्टी 200 अंक चढ़कर 17,300 के पार बंद। बैंक निफ्टी 325 अंक भागा। आईटी, एनर्जी और मेटल शेयर्स ने दिया सहारा। और अगले महीने से महंगा हो जाएगा अब ब्लू स्टार का एसी। जी बिजनेस से खास बातचीत में कंपनी के एमडी बी त्यागराजन ने कहा, लागत बढ़ने से 3 से 5% तक बढ़ाने होंगे दाम। और आइए अब शुरुआत करते हैं कवर स्टोरीज से। ईडी ने महाराष्ट्र में बड़ी कार्रवाई की है और महाराष्ट्र की राजनीति में आ गया है भूचाल। जी हां, ईडी ने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साले श्रीधर पाटनकर से जुड़े पुष्पक ग्रुप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने ठाणे स्थित नीलांबरी अपार्टमेंट के 11 फ्लैट्स सील कर दिए हैं। तो ये ईडी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। सीधा अब ठाकरे परिवार के भीतर तक ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। ठाणे स्थित नीलांबरी अपार्टमेंट के बाहर से मेरे सहयोगी कपिल राउत ने एक रिपोर्ट भेजी है, जरा इसे देख लीजिए, फिर इस पर करते हैं चर्चा। नवाब मलिक और अनिल देशमुख इतने बड़े बड़े नेताओं के बाद आज ईडी ने जो छापा मारा है वो उद्धव ठाकरे के जो पत्नी है, उनका भाई श्रीधर पाटनकर, उनके ऊपर कार्रवाई की है। आप देख सकते हैं ये नीलांबरी सोसाइटी है। नीलांबरी सोसाइटी ठाणे में स्थित वर्तक नगर में है। इसी सोसाइटी के 11 जो फ्लैट्स है वो ईडी ने सील किए हैं। इसी बिल्डिंग के 24वें माले पे पाटनकर का कार्यालय है और ऐसे कुछ 11 सदनिका इसमें है और जो सील की गई है। करीबन उसकी जो कीमत है वो 6.5 करोड़ की कीमत बताई जा रही है। ईडी की सबसे बड़ी कार्रवाई है और ईडी ने ठेठ अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पे निशाना साधा है। सबसे बड़ी बात है कि पुष्पक बुलियान या कंपनी के संबंधित ये कार्रवाई है। पुष्पक बुलियान कंपनी पे कार्रवाई की गई थी ईडी की और इसके संबंधित में ही ये कार्रवाई की गई है। इसकी जो इंक्वायरी हुई थी, इस इंक्वायरी में पाटनकर का नाम सामने आया और जिसके चलते ये कार्रवाई की गई थी। 2017 में ये मामला दर्ज हुआ था। मनी लॉन्ड्रिंग के इसके ऊपर गुना दाखिल हुआ था और जिसकी इंक्वायरी हो रही थी और जिस इंक्वायरी में पाटनकर का नाम सामने आया है और इसके चलते ये कार्रवाई की गई है। ठाणे की स्थित नीलांबरी सोसाइटी है ये और इसी सोसाइटी के 24वें माले पे पाटनकर जो उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उनकी जो पत्नी है, उनके भाई है, उनका कार्यालय है और उनके ऊपर ही आज कार्रवाई की गई है।
अभी तक देखा गया है कि ईडी की जो ठेठ लड़ाई है वो राज्य सरकार से है, राज्य सरकार में जो मंत्री है उनसे है, लेकिन अभी जो लड़ाई शुरू हुई है वो ईडी और ठेठ मुख्यमंत्री से हुई लड़ाई शुरू हुई है। अब इस लड़ाई में मुख्यमंत्री का क्या स्टेप लेते हैं और ईडी के तहत क्या कार्रवाई की जाती है, इसे देखने इसी पे सभी की निगाह लगी पड़ी है। मनीष के साथ कपिल राउत, जी मीडिया, ठाणे। और इस पर राजनीति होना भी स्वाभाविक है। अब शिवसेना और साथ ही साथ एनसीपी ने केंद्र सरकार पर पलटवार किया है, बीजेपी पर पलटवार किया है। साफ तौर पर शिवसेना और एनसीपी का कहना है कि बीजेपी सिर्फ उन्हीं राज्यों को निशाना बना रही है जहां पर उसकी सरकार नहीं है। बाकायदा बंगाल का उदाहरण दिया है संजय राउत ने और महाराष्ट्र का भी, और साफ तौर पर कहा है कि न बंगाल झुकेगा और ना महाराष्ट्र टूटेगा। तो पलटवार जरूर हो रहा है, लेकिन इसके और क्या राजनीतिक मायने हैं, पूरी सच्चाई क्या है इन कार्रवाई के पीछे, रुक करते हैं मेरे सहयोगी राकेश त्रिवेदी का। राकेश, स्वागत है आपका। जरा हमारे दर्शकों को समझाएं कि ये कार्रवाई किस तरह की है, कौन कौन से केसेस थे और फिर इस पर राजनीति किस तरह की हो रही है महाराष्ट्र में। देखिए, अगर मैं आपको शुरुआत में सबसे पहले बता दूं कि कैसे केस की शुरुआत कैसे हुई। साल 2017 का जो है ये केस था और उसमें पुष्पक ग्रुप को लेकर के जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। पुष्पक ग्रुप के जो दो ओनर्स हैं मिस्टर महेश पटेल और चंद्रकांत पटेल, इनकी 2017 में भी तकरीबन 21 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो सीज की जा चुकी है। इसको लेकर के जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को अपनी जाँच में पता चला कि कैसे ये जो मिस्टर महेश पटेल और चंद्रकांत पटेल हैं, इन्होंने अपनी पुष्पक ग्रुप कंपनी का इस्तेमाल करते हुए सेल्स की आड़ में तकरीबन एक बड़ा जो फंड है वो उन्होंने नंद किशोर चतुर्वेदी नाम के एक शख्स को ट्रांसफर की। नंद किशोर चतुर्वेदी के बारे में ईडी के पास जानकारी थी कि ये वो शख्स है जिसने कई सारी शेल कंपनीज बनाई हैं जिसके जरिए वो मनी लॉन्ड्रिंग अब तक जो है एलिजिबली करते आए हैं और कई सारी जो फंड्स को है वो पार्क करते हुए आए हैं। आगे जब जांच में पता चला कि नंद किशोर चतुर्वेदी ने ऐसी ही एक कथित शेल कंपनी हमसफर, जिसका नाम बताया जा रहा है हमसफर डीलर प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी के थ्रू उन्होंने श्री साई बाबा गृह निर्मिति प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी में फंड्स डाइवर्ट किए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है श्री साई बाबा गृह निर्मिति प्राइवेट लिमिटेड, ये वही कंपनी है जो कि श्रीधर पाटनकर के द्वारा कंट्रोल की जाती है। श्रीधर पाटनकर यानी उद्धव ठाकरे इनके साले, श्रीमती रश्मि ठाकरे इनके भाई। अब सवाल यह है कि जब ये जांच की आंच श्रीधर पाटनकर तक पहुंच गई है तो अब इसके आगे क्या, इसके आगे जांच कहां तक कैसे बढ़ेगी और नए नए लिंक्स क्या एस्टैब्लिश किए जा सकते हैं। तो इसको लेकर जो अभी हमें सूत्रों से जानकारी मिल गई है उसके मुताबिक श्रीधर पाटनकर इस वक्त 3 और अलग अलग कंपनियों में उनकी जो है हिस्सेदारी है। कुछ कंपनियों में वो डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं तो कुछ कंपनियों में वो डायरेक्टर हैं। यहाँ पर अहम बात यह है कि ये पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है इसकी टाइमलाइन जो है वो 2017 और उसके आगे की है और तकरीबन 20 से 30 करोड़ रुपए को लेकर के ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो जो 3 उनकी कंपनियां हैं उनमें से एक कंपनी ठाकुर लैंड डेवलपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये 2015 में इसमें ये डायरेक्टर बने थे, जबकि बाकी जो 2 कंपनी हैं आशर प्रोजेक्ट्स डीएम एलएलपी और सामवेद रियल एस्टेट एलएलपी, ये दोनों कंपनियों में ये डेजिग्नेटेड पार्टनर बने 2019 में, यानी इसी टाइमलाइन के बीच में। ऐसे में सूत्रों का कहना है कि 2017 की जब ये केस की जांच चल रही है और इसी टाइमलाइन में अगर ये दोनों कंपनियों में पार्टनर बनते हैं तो इन दोनों कंपनियों की जो भूमिका है उसकी भी जांच की जा सकती है, यानी कि ये दोनों कंपनियां भी ईडी के निशाने पर, उनके रडार पर हो सकती हैं। यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन इसलिए भी बहुत ज़्यादा क्रूशल और क्रिटिकल है क्योंकि इन 2 कंपनियों में से जो एक कंपनी है सामवेद रियल एस्टेट एलएलपी, इस कंपनी में श्रीधर माधव पाटनकर, उनके पिता माधव गोविंद पाटनकर और उनकी बहन यानी रश्मि उद्धव ठाकरे, ये इसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं। और रश्मि उद्धव ठाकरे जो हैं ये 25 जुलाई 2019 को इसमें वो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनी है। ये जानकारी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के द्वारा जो पब्लिक डोमेन में जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक है। ऐसे में आने वाले दिनों में क्या ये जांच की जो आंच है वो आगे इन 2 कंपनियों तक पहुंच पाएगी? क्या ये 2 कंपनियों के जरिए ये जांच जो है वो रश्मि ठाकरे तक भी पहुंच सकती है? ऐसी तमाम संभावनाओं को, अटकलों को, कयासों को फिलहाल जो है इनकार नहीं किया जा सकता। सूत्रों का कहना है कि उनकी जांच आगे चल रही है और ऐसे मामले में देखा जाता है कि जो लिंक कंपनीज हैं उनकी भी पूरी बैलेंस शीट, डेटा, फाइनेंशियल जो डिटेल्स है उसकी जाँच की जाती है और ऐसे में हो सकता है कि कुछ नई कंपनियों के नाम, कुछ नए लोगों के नाम, उनके नाम सामने इस जाँच में आ सकते हैं। दीपक। राकेश, देखिए, जाहिर सी बात है इसमें अभी कितने कनेक्शंस नए निकलेंगे, कितने कहाँ से कड़ियाँ क्या जुड़ेंगी, ये सब जानते हैं। मंशा क्या है वो भी सब जानते हैं। आरोप सीधे सीधे शिवसेना ही लगाती है कि भाई आप बदले की कार्रवाई कर रहे हैं, हमने आपकी सुनी नहीं, आपकी यहाँ चली नहीं, इसलिए आप हम पर कार्रवाई कर रहे हैं। अब
सवाल ये है कि शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस की सरकार भी बार बार धमकियां देती है कि 2024 के बाद तो भाजपा के नेताओं पर भी हम यही कार्रवाई करेंगे। आपको याद होगा संजय राउत ने तो एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें उन्होंने कई हजार करोड़ का घोटाले का नाम लिया, उस पर नाम नहीं लिया उन्होंने कि किसका है। ऐसे वो छोटे छोटे संकेत देकर निकल जाते हैं। तो क्या महाराष्ट्र में आने वाले दिन पलटवार के भी होने वाले, क्योंकि एजेंसीज के अधिकार जितने सेंटर के पास है उतने राज्य के पास भी हैं, तो क्या ऐसा होगा कुछ? जी बिल्कुल दीपक, आपने इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि ये पलटवार जो है उसकी शुरुआत हो भी चुकी है, क्योंकि अगर हम देखें कि अगर केंद्र के पास अगर सीबीआई, ईडी या इस तरह की एजेंसीज हैं, इनकम टैक्स वगैरह, तो स्टेट के पास मुंबई पुलिस, ईओडब्ल्यू या बीएमसी की जो है ये एजेंसीज है जिसकी कार्रवाई वो हमें देखने को मिल सकती है। हमने देखा कि नारायण राणे उनके बंगले को लेकर के ऑलरेडी जो है नोटिस जा चुकी हैं। हमने देखा कि मोहित कंबोज उनको लेकर के बीएमसी जो है वो अलग अलग नोटिस भेज गई हैं। आज ही एक जानकारी सामने आई जिसमें मुंबई पुलिस ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के कुछ अधिकारियों के खिलाफ जो है उन्होंने एक्शन लिया हुआ है, उन्हें नोटिस भेजे हुए हैं, क्योंकि जीतू नवलानी नाम का जो एक शख्स है उसको लेकर के केस उन्होंने रजिस्टर किया है। तो ये पलटवार जो है वो यहाँ दिखाई देगा, लेकिन चूंकि इसमें केंद्रीय एजेंसियां ज़्यादा शक्तिशाली हैं, ज़्यादा उनके पास जो है पावर्स हैं, इसलिए जो कहीं ना कहीं उनका पलड़ा जो है इसमें भारी नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ एक और इसमें पहलू ये है कि अगर आप देखेंगे तो महाविकास अघाड़ी सरकार के जितने भी जो नेता हैं वो ये कह गए हैं कि जो टाइमिंग है वो गलत है, इसके पीछे जो मंशा है वो गलत है, लेकिन वो ज़्यादातर वक्त ये सफाई नहीं दे रहे हैं कि उनके इन नेताओं ने या इन लोगों ने ये गलतियां नहीं की हैं, या फिर इस तरीके की जो एलिगेशंस लगे हैं वो गलत है, वो बेबुनियाद वो नहीं लगे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि ये लोग ये अब चौंकाते नहीं है, पब्लिक को भी शायद ये बातें अब चौंकाती नहीं है कि इस नेता का नाम इसमें स्कैम में आ गया या इनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई हो रही है, ये अब चौंकाती नहीं है चीजें। तो बीजेपी की जो मंशा है कि तो किसी न किसी तरह से मोरल डाउन किया जाए, परेशान किया जाए, क्या उसमें सफल हो पा रही है बीजेपी? किसी तरह का पैनिक, परेशानी महाविकास अघाड़ी में आप देख रहे हैं? बिल्कुल काफ़ी हद तक जो है ये परेशानी और ये पैनिक जो है वो दिखाई देगा, लेकिन इसमें एक सवाल जो मैं आपको बता रहा था कि बीजेपी पे भी ये सवाल उठने लगे हैं कई बार कि आखिर जब बीजेपी सरकार में थी और वो इसी शिवसेना के नेताओं के साथ थी, और खासतौर से अगर ये इन्वेस्टिगेशन 2017 से लेकर के 2022 तक का है, इसमें एक लंबा समय जो है शिवसेना और बीजेपी साथ में सरकार में रही हैं, तो आखिर उस वक्त इन्होंने ये चीज़ें बाहर क्यों नहीं निकाली? क्या ये उस वक्त उन्हें पता नहीं थी या पता थी लेकिन उन्होंने सही वक्त के लिए दबा करके रखी थी ताकि वो इसको जो है किसी दूसरे पॉलिटिकल वेंडेटा जैसा कहा जाएगा उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जा सके? ये एक सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ दो किस्म का जो अप्रोच है, माइंडसेट है, वो हमें महाविकास अघाड़ी सरकार के नेताओं में देखने मिल रहा है। एक वो खेमा है जो इससे एक्चुअल में काफी ज्यादा भयभीत है, परेशान है कि किसी भी वक्त उनका नाम सामने आ सकता है, उनके जो परिवार के लोग हैं, चाहे उनके बीवी हो, बच्चे हो, इनका कहीं ना कहीं कनेक्शन किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में लिंक्ड हो सकता है, तो वो डरे हुए हैं कोई स्टेप लेने से, कोई बोल्ड स्टेप लेने से, स्टेटमेंट देने से। वहीं दूसरी तरफ एक खेमा ऐसा भी है जो अब मेंटली प्रिपेयर्ड हो चुका है कि उन्हें पता है कि अब किसी भी वक्त हमारे पर एक्शन हो सकता है, इसलिए हमें आगे जाकर के बिंदास अपना जो वर्जन है वो रखना चाहिए और इनके खिलाफ भी जो है बदले की कार्रवाई जिसे हम कहते आए हैं कथित तौर पर वो करनी चाहिए। तो एक तरफ ये दो खेमा है, वहीं दूसरी तरफ फिलहाल पब्लिक में इसको लेकर के क्या परसेप्शन है वो अभी तक जो है क्लैरिटी सामने नहीं आई, क्योंकि दोनों ही पार्टीज एक नेगेटिव सेट करने की कोशिश कर रही हैं। बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि किस तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार के अलग अलग पार्टियों के अलग अलग जो नेता हैं वो अलग अलग करप्शन और एलिगेशंस में इन्वॉल्व हैं। वहीं दूसरी तरफ लगातार महाविकास अघाड़ी सरकार के जो नेता हैं वो ये नरेशन बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये बीजेपी की जो कार्रवाई है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और केंद्रीय एजेंसियों का गैर इस्तेमाल किया जा रहा है। एग्जैक्टली ये हुई 360 डिग्री एनालिसिस। सिर्फ छापा, श्रीधर पाटनकर से जुड़े ग्रुप पर ईडी का छापा, ये एक खबर थी, लेकिन इसके पीछे का पूरा एनालिसिस, उसके पीछे की पॉलिटिक्स, आगे क्या हो सकता है, ये 360 डिग्री एनालिसिस करके राकेश त्रिवेदी ने हमें बताया। थैंक यू सो मच राकेश, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, थैंक यू सो मच। चलिए अब बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। एक और खबर का करेंगे अब 360 डिग्री एनालिसिस जो जुड़ी हुई है आम छात्र से। एकेडमिक सत्र 2022-23 से अंडर ग्रेजुएट एग्जाम में एडमिशन के लिए वन टेस्ट वन नेशन की व्यवस्था लागू की जा रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। यानी कि अब अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने के लिए छात्रों को एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। वन टेस्ट वन नेशन की इस धारणा के जरिए कोशिश यह की जा रही है कि छात्रों पर कट ऑफ मार्क्स का जो प्रेशर है वो कम किया जाए। तो क्या है ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, किन किन यूनिवर्सिटीज पर लागू होगा, इसके लागू होने के बाद क्या 12वीं के मार्क्स का कोई आधार होगा भी या नहीं, देंगे आपके हर सवाल का जवाब। लेकिन पहले रिपोर्ट।
नए एकेडमिक सत्र से अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में छात्रों का दाखिला अब एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से होगा। यूजीसी ने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को देश की 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए अनिवार्य कर दिया है और निजी यूनिवर्सिटीज समेत सभी अन्य संस्थानों को ये छूट दी गई है कि वो चाहें तो इसे अपना सकते हैं। सबसे पहले आपको समझाते हैं कि ये एंट्रेंस टेस्ट है क्या। नया कॉमन यूनिवर्सिटी एजुकेशन टेस्ट एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें मल्टीपल ऑप्शंस में से जवाब चुनना होगा। इस टेस्ट को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आयोजित करेगी। 12वीं पास करने वाला कोई भी छात्र इसके लिए एलिजिबल होगा। टेस्ट का सिलेबस एनसीईआरटी की 12वीं क्लास के आधार पर होगा। यूजीसी चेयरमैन के मुताबिक ये 3.5 घंटे का टेस्ट 3 हिस्सों में होगा। इसमें लैंग्वेज टेस्ट, डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और ये टेस्ट 13 भाषाओं में आयोजित किया जाएगा। यूजीसी चेयरमैन ने बताया कि ये टेस्ट जुलाई के पहले हफ्ते में आयोजित होगा। इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस अप्रैल में शुरू हो जाएगी। ये पूरी तरह ऑनलाइन होगा। अब सवाल उठता है कि आखिर इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी। इस पर यूजीसी की दलील है कि राज्यों के अलग अलग शिक्षा बोर्ड्स में 12वीं के नंबर देने के पैटर्न में फर्क होता है, लिहाजा इन अंकों के आधार पर दाखिला देना तर्कसंगत नहीं है। यूजीसी का यह भी कहना है कि अगर हर केंद्रीय विश्वविद्यालय दाखिले के लिए अलग अलग प्रवेश परीक्षा लेता है तो छात्रों को कई परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, लेकिन अब सिर्फ एक ही टेस्ट देना होगा। इस टेस्ट का मकसद छात्रों को कट ऑफ के प्रेशर से भी फ्री करना है। यह एंट्रेंस टेस्ट 12वीं की कक्षा के अंकों के आधार पर नहीं होगा। हालांकि यूनिवर्सिटीज को इतनी छूट जरूर दी गई है कि वो एडमिशन के लिए 12वीं के अंकों का एक मिनिमम बेंचमार्क सेट कर सकते हैं। यूजीसी की इस पहल का कुछ एक्सपर्ट्स स्वागत कर रहे हैं तो कई हैं जो इस पर चिंता जता रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस एंट्रेंस एग्जाम से कट ऑफ की व्यवस्था खत्म हो जाएगी और सभी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। दूसरी तरफ क्षेत्रीय भाषाओं में टेस्ट होगा तो हर छात्र को हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि बोर्ड एग्जाम की अहमियत कम करने का खामियाजा भी भुगतना होगा। इससे बच्चों को ट्यूशन और कोचिंग सेंटर भेजने का कल्चर बढ़ेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्कूल और कॉलेज सिर्फ एकेडमिक्स के लिए नहीं होते, बच्चे यहाँ कोर स्किल्स और वैल्यूज सीखते हैं, लेकिन इस एंट्रेंस टेस्ट के बाद स्कूलों की वैल्यू और कम होने का खतरा है। ये पहली बार नहीं है कि जब वन टेस्ट वन नेशन की व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। करीब 12 साल पहले 2010 में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट शुरू किया गया था, लेकिन पिछले साल तक इसमें सिर्फ 14 केंद्रीय विश्वविद्यालय जुड़े थे। अब इसे सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। तो अब देखना होगा कि यह एंट्रेंस एग्जाम बच्चों के प्रेशर को कम करता है या फिर उनके सामने नई चुनौतियों को खड़ा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो CUCET क्या है, अब जरा सा आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं बहुत ही आसान भाषा में कि ये टेस्ट क्या है, इस टेस्ट को कैसे देना है, इस टेस्ट के दायरे में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आएंगी, कौन कौन से कोर्सेज आएंगे। जरा फटाफट से नजर मारिए। वॉल पर आपके लिए लेकर आए हैं हम खास जानकारी 360 डिग्री पूरी एनालिसिस के साथ। तो कौन दे सकता है CUCET एग्जाम 2022? सबसे पहले इसे समझिए। देखिए, यूजी के लिए, यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएशन, यानी कि BSc, BA, BCom वगैरह जो होते हैं, जो ग्रेजुएशन कोर्सेज होते हैं। तो अंडर ग्रेजुएशन के लिए किसी भी स्ट्रीम में आपको सिर्फ 10+2 होना है, यानी कि 12वीं पास होना है। उसके लिए आप CUCET एग्जाम दे सकते हैं। पीजी के लिए, आप कुछ लोग पूछेंगे कि क्या ये सिर्फ अंडर ग्रेजुएशन के लिए? पीजी यानी कि MA, MSc या MA मास कॉम या जो भी इस तरह के कोर्सेज हैं जो स्नातकोत्तर की श्रेणी में आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, उनके लिए देखिए पीजी के लिए बैचलर्स डिग्री ही होना जरूरी है अगर कहीं पर है। लेकिन क्या ये लागू है पीजी के लिए? नहीं, पीजी के लिए ये टेस्ट अनिवार्य नहीं है। ये अनिवार्य है सिर्फ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। हाँ, अगर कुछ यूनिवर्सिटीज चाहती हैं कि इसी तरह का सिस्टम वो पीजी के लिए लाएं, तो पीजी के लिए यूनिवर्सिटीज खुद एक एडमिशन प्रोसेस जारी कर सकती हैं। वो उनको छूट दी हुई है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। तो ये से जुड़ी हुई जो बेसिक जानकारियां हैं वो हम आपको दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि CUCET कौन आयोजित करेगा? तो देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA, जिसका गठन कुछ अरसे पूर्व भारत सरकार की ओर से किया गया था, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही ये टेस्ट आयोजित करेगी। NTA शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र टेस्टिंग एजेंसी है। हाल ही में सरकार ने इसकी शुरुआत की थी, तो ये NTA की ओर से किया जाएगा। अब सवाल यह है कि CUCET 2022 में एडमिशन की प्रोसेस क्या है? तो देखिए, अप्रैल के पहले हफ्ते में, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में CUCET एप्लीकेशन फॉर्म जारी होंगे। आपको नोटिफिकेशन पता चल जाएगा।
उसके बाद आपको क्या करना है, रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो हैं वो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया है तो आपको एक एडमिट कार्ड होगा, डाउनलोड आप कर पाएंगे। और CUCT जब आप एग्जाम दे देंगे उसके बाद आपको एक स्कोर मिलेगा और CUCT स्कोर के आधार पर आपको एडमिशन मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। तो कुल मिला के अब कितने मार्क्स आप लाए हैं 12th में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका CUCT स्कोर क्या है ये फर्क पड़ेगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना होगा स्वाभाविक रूप से, जो उसके बाद जो एडमिशन प्रोसीजर्स होते हैं उसके बाद आपको देना होगा। फिर एडमिशन फीस भरनी होगी और उसके बाद आपका एडमिशन आपकी फेवरेट यूनिवर्सिटी में हो जाएगा अगर आपका स्कोर अच्छा है। अब सवाल यह है कि रिजर्वेशन क्या इसमें अलग है, रिजर्वेशन पॉलिसी पर कोई असर पड़ेगा? तो जवाब आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। रिजर्वेशन पॉलिसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो पहले से ही रिजर्वेशन हैं, जो कैटेगरीज हैं वो यथावत रहेंगी, नई इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। अब नोटिफिकेशन आपको कैसे पता चलेगा, कहाँ चेक करना है आपको ये भी बता देते हैं। तो यूजीसी की जो आधिकारिक वेबसाइट है वहाँ पर आप जाइए, नोटिफिकेशन आपको पता चल जाएगा। वहाँ पर जाइए, फॉर्म डाउनलोड करना है, रजिस्टर्ड करना है खुद को, सारी चीज़ें वहीं पर मिलेगी। वेबसाइट पर एग्जाम नोटिफिकेशन से संबंधित सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी और वहीं से NTA की वेबसाइट पर भी आपको, यूजीसी के साथ साथ NTA की वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगी। और वेबसाइट आप देख लीजिए, नोट भी कर लीजिए, nta.ac.in। तो ये है सारी जानकारियाँ इससे जुड़ी हुई। अब चलते हैं, हमारे खास मेहमानों का रुख करते हैं और उनसे समझते हैं कि ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, ये जो मंशा है, इसके पीछे की वजह क्या है, क्या मंशा है सरकार की, क्या वाकई में इससे कुछ हेल्प मिल पाएगी। इन तमाम बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ MM अंसारी साहब जुड़ चुके हैं, यूजीसी के पूर्व मेंबर हैं। अंसारी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं जुबिन मल्होत्रा, जाने माने करियर काउंसलर हैं। जुबिन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अंसारी सर, मैं सबसे पहले आप ही से समझना चाहूँगा, CUCT की जो अवधारणा है पूरी, ये कैसे हेल्प करेगी बच्चों के लिए? कहा जा रहा है कि जो 12वीं का जो प्रेशर होता था कि आपको नंबर्स लाने हैं, कट ऑफ, तो क्या वाकई में उससे मुक्ति मिलेगी सर? नहीं, बिल्कुल नहीं, उससे तो आपको छुटकारा कभी नहीं मिलेगा। इसलिए कि ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो एप्लीकेबल है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आपकी 45 हैं एज ऑफ टुडे, जिसमें 5 ऐसी हैं जो यूजीसी के परव्यू में नहीं आती। तो ले दे करके ओनली 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यूजीसी के परव्यू में आती हैं। लेकिन उनमें भी ये तमाम यूनिवर्सिटीज़, इनका अपना सेंट्रल एक्ट है जिसके तहत वो गवर्न होती हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ लेस देन 5% इनरोलमेंट को कैचअप करती हैं वो। यानी कि टोटल जो हमारी इनरोलमेंट है पूरे देश में, लगभग आज की डेट में 4 करोड़ स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, उसमें 5% के आसपास ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वो भी इंक्लूडिंग ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च। और इसमें भी आपने अपनी जैसे रिपोर्ट में बताया कि तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये CAT अगर अप्लाई भी अगर कर देती है गवर्नमेंट, इम्प्लीमेंट जैसा कि कर रही है, इससे फ़ायदे बहुत ज़्यादा यूँ नहीं होंगे कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं। ख़ास करके जो आपकी टॉप 10 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें से 1-2 के अलावा कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। यानी बच्चे तो ज़रूर चाहेंगे कि JNU में चले जाएँ, BHU में जाएँ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाएँ, जामिया मिल्लिया में जाएँ या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाएँ। लेकिन जब तक ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट नहीं करेंगी तो ये CET का उनको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो पाएगा। अंसारी सर, आप कह रहे हैं कि जो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं? ज़्यादातर नहीं पार्टिसिपेट कर रही हैं। और ये खास बात है। 2 बातें मैं आपको कहना चाहूँगा। एक तो ये कि ज़्यादातर वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं, और दूसरी बात ये कि पूरे अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का अगर एनरोलमेंट देख लें तो 5% से ज़्यादा नहीं है। यानी 95% आपके जो बच्चे हैं वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे। तो जितना ये हो हल्ला मचाया गया है, जितनी बातें कही गई हैं कि CET से कोई हमें बहुत बड़ा कोई फ़ायदा होने जा रहा है, और ये कट ऑफ वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो दिल्ली के कॉलेजेस में खास करके आती है कि 100% पे कट ऑफ होता है, तो इसका ये एक दिल्ली के लिए मखसूस है। लेकिन इससे आप ये कहें कि सेंट्रल बोर्ड जो एग्जामिनेशन है वो रिडंडेंट
हो जाएगा, वो ऐसा नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि स्पोर्ट्स में अच्छा, कहीं मैं सर टाई होता है एक तो सवाल मेरे जहन में आ रहा है, जी। मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मना कर सकती हैं सर अगर गवर्नमेंट ने कोई बिल्कुल मना कर सकती हैं। अच्छा। देखिए बहुत सारी, हाँ जी, इनके अपने देखिए यूजीसी जो है वो भी एक सेंट्रल एक्ट के तहत इस्टेब्लिश हुई है, करेक्ट। और उसी तरह से ये जितनी भी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो इंडिपेंडेंट एक्ट है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि जितनी भी नॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस है, चाहे वो आईआईटीज के ले लें, या अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज का मैं नाम लूं, अलीगढ़ है, बनारस है, इलाहाबाद है, जामिया मिलिया है, और इस तरह से और यूनिवर्सिटीज, विश्व भारती अगर आप ले लें, नालंदा है, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, ये तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। तो इनके नाम्स बहुत अलग अलग होते हैं, और ये यूजीसी हमारी जरूर गाइडलाइंस जरूर तैयार करती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो यूनिवर्सिटीज इनको फॉलो करें। बाय एंड लार्ज वो फॉलो तो करती हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये मैंडेटरी है, आपको ये करना ही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बताऊं, रिजर्वेशन पॉलिसी की बात आती है, कुछ यूनिवर्सिटीज फॉलो करती हैं, कुछ नहीं फॉलो करती, तो उस पर ना तो सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सका है, ना तो सेंट्रल पार्लियामेंट कुछ कर सकी है। तो वो अपने आप में वो ऑटोनोमस उनकी फंक्शनिंग है, उनको ज्यादा टेम्पर नहीं किया जा सकता है। दूसरा ये कि उनकी अपनी एडमिशन पॉलिसी होती है जो उनकी एकेडमिक काउंसिल्स तय करती हैं। हाँ, यूजीसी की एडवाइजरी है, बहुत सारी कंप्लायंस हो सकती है, ऑलराइट सर। लेकिन इसके अलावा मैं समझता हूँ कि ये तो एक छोटा सा एग्जामिनेशन होगा, एक बच्चों के ऊपर एक एडिशनल बर्डन होगा, और एग्जैक्टली इसका पर्पज ये है कि हाँ, हाउ टू एलिमिनेट लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ज्वाइनिंग द यूनिवर्सिटी। मैं जुबिन जी के पास इसी सवाल के साथ जाऊंगा। जुबिन जी, पहले तो सीधा सीधा सवाल यही है कि जो इस टेस्ट के पक्ष में है सीयूईटी के, सीयूसीईटी के, वो ये कह रहे हैं कि ये स्टूडेंट फ्रेंडली रिफॉर्म है। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं सर? देखिए, जो रिफॉर्म होता है और ये जो घोषणा की है, जो मेरी मेजर ऑब्जेक्शन ये है कि इसका जो टाइमिंग और तौर तरीका जिससे हुआ है ये अनाउंस, वो बिल्कुल गलत है। आज जो एक 12वीं कक्षा में स्टूडेंट है, और मैं खासकर स्टूडेंट्स की तरफ से मैं बात करूंगा, वो आज जुटा हुआ है अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में। ये एग्जाम जो सीयूसीटी पोटेंशियली होगा, ये अर्ली जुलाई में होगा। मतलब ये स्टूडेंट्स और पैटर्न कंप्लीटली अलग होगा। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। हमने लॉकडाउन में देखा है कि देश भर में कितनी डिफरेंसेस हैं, लार्जर स्कूल्स, लार्जर सिटीज एंड स्मॉलर स्कूल्स, स्मॉलर सिटीज, स्मॉलर टाउन्स में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनको प्रॉपर मोबाइल कनेक्शन भी नहीं मिल रहा है, ये स्टूडेंट्स को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक रेडी रहें एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने के। एक प्रॉब्लम। दूसरा, पैटर्न अलग होगा। कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होते हैं टिपिकली मल्टीपल चॉइस बेस्ड होते हैं। अलग अलग आप जुबिन, आपकी वॉइस क्रैक होके आ रही है हमारे पास। मैं चाहूंगा टीम से कि थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को एड्रेस करें। मैं तब तक जुबिन, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूं। या प्लीज गो अहेड, आप बात पूरी कीजिए अपनी। राइट। तो एक है इसका टेस्ट टेकिंग प्रोसीजर। क्या ये हर स्टूडेंट के लिए या ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए इक्वल है, फेयर है? मेरे हिसाब से नहीं है। क्या सफिशिएंट? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप स्टूडेंट्स को आप एंग्शियस कर रहे हैं, जस्ट बिफोर देयर बोर्ड एग्जाम्स आप उनको एंग्शियस कर रहे हैं कि ये इतने जो यूनिवर्सिटीज या जो भी सीट्स हैं, या जो भी, मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी है जो एक बहुत प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है, उन्होंने घोषणा की है कि हम सीयूसीईटी के बेसिस पे करेंगे, बोर्ड एग्जाम्स का कोई मायना नहीं। अब ये स्टूडेंट्स को ना कि बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करनी है, क्योंकि जो बाकी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, वहां उनके अपने अलग एंट्रेंस एग्जाम्स हैं या बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन है। तो आपने बल्कि स्टूडेंट्स पे ज्यादा प्रेशर डाल दिया है एक और एग्जाम लाद कर। ओके, तो ये कैसे स्टूडेंट फ्रेंडली है? और जहां एक्चुअली इसको कंपल्सरी करना चाहिए वो है पीजी लेवल पे, क्योंकि आप जब अप्लाई कर रहे हैं मल्टीपल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या दूसरी यूनिवर्सिटीज में, उनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइंग अंडर ग्रेजुएट की तुलना में कम रहते हैं। वहां आप टेस्ट रन कीजिए, आप इसके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आयरन आउट कीजिए, ज्यादा यूनिवर्सिटीज को ऑन बोर्ड कीजिए और कन्विंस कीजिए। वरना तो स्टूडेंट्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए तो ये तो चांदी है, क्योंकि स्टूडेंट्स को तैयार रहना है, स्टूडेंट्स को तैयार होना है, प्रिपेयर करना है, अच्छा करना है। तो अपने बोर्ड एग्जाम के बाद एग्जैक्टली जुबीन सर, मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था कि क्या वाकई में इससे जो प्रेशर है 12th में जो मार्क्स लाने का वो कम होगा,
या फिर एक नया धंधा आप कह सकते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, वो पनपेगा देश में? अंसारी सर से मैं देखिए, या तो आप बोर्ड एग्जाम रद्द कर दीजिए, या तो आप बोर्ड एग्जाम को रद्द कर दीजिए, आप इंटरनल एग्जाम स्कूल का कीजिए और एक नेशनल क्वालिफिकेशन एग्जाम कर दीजिए स्कूल लीविंग के लिए। तो फिर ये CUCET का फायदा है, एक प्रेशर हटेगा। पर यदि आप एक एग्जाम के बाद एक और एक एग्जाम जोड़ देंगे तो इसमें तो स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रेशर है। अंसारी सर, आपका टेक इस पर? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही बात मैं कह रहा था कि एक तो एडिशनल एग्जाम बर्डन जो है बच्चों के ऊपर थोपा जा रहा है, और वो ऑलरेडी वो बहुत सारे जो बोर्ड्स हैं वो जाहिर है उसको क्वालिफाई करके वो आते हैं, और वो पास करके फिर CBSE या और जो बोर्ड्स हैं उसके थ्रू ये आते हैं। तो एक ये एडिशनल एग्जाम हो जाता है। दूसरा ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जो है आउटकम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जबकि हम ये नहीं देख रहे हैं कि आखिर हमारे यहाँ स्कूल्स में और कॉलेजेस में हो क्या रहा है। क्या सभी के यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर है, हर जगह टीचर्स हैं और उनकी टीचिंग क्वालिटी अलग है? तो जब तक हम टीचिंग स्टैंडर्ड्स को और इंफ्रास्ट्रक्चर को इक्वलाइज नहीं करेंगे तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि परफॉर्मेंस भी इक्वलाइज्ड होगा? यानी कि ये तो बिल्कुल एक अजीब सी बात है कि हमने अपनी टीचिंग प्रोसेस को करेक्ट किया नहीं, वहाँ पे हमने क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश नहीं की। हमें मालूम है कि स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटीज में कितना जो है टीचर शॉर्टेजेस है और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और टीचर स्टूडेंट रेशियो की भी कमी है, और ऑल ऑफ सडन जो है हम एक लेवल पे आकर के कहें कि उनको CET के थ्रू उनका एडमिशन होगा। अब मान लीजिए कि जो लोग नहीं भी क्वालिफाई करते हैं तो वो कहाँ जाएंगे? वो स्टेट यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, जहाँ कमर्शलाइजेशन जो है एक हद से ऊपर बढ़ा हुआ है। तो गर्ज ये कि ये एग्जामिनेशन जो है वो उसी तरह से करने की कोशिश की जा रही है जैसे इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की होती है, लेकिन एक बात को हम ये इग्नोर कर रहे हैं कि ये आर्ट्स, कॉमर्स और जनरल साइंसेज वगैरह के लिए कंडक्ट किया जा रहा है। और जैसा जुबीन साहब ने कहा, ये तो जाहिर है कि एक एडिशनल बर्डन है, और ऐसे टाइम में जबकि हम ऑलरेडी कोरोना वगैरह से गुजर चुके हैं। एक बात और बताना चाहूंगा इसमें कि CET का जो कंसेप्ट है वन शॉट एग्जामिनेशन है। वन शॉट एग्जामिनेशन में दिक्कत ये आती है कि अगर कोई स्टूडेंट किसी वजह से अगर वो अपना टेस्ट वो राइट ना कर सका तो वो जाहिर है कि उसका पूरा साल निकल जाएगा, वो कामयाब नहीं हो पाएगा। ये इसकी बहुत एक बड़ी खामी है कि हालांकि सेकेंडरी स्कूल्स जो हैं वो कोशिश ये करती हैं कि वो मंथली और 6 मंथली ट्राइमेस्टर के थ्रू जो है वो रेगुलर असेसमेंट करती रहती हैं। इसमें तो ये बच्चा आता है और वन शॉट एग्जामिनेशन में अगर कामयाब हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो वो फिर वो 1 साल वो इंतजार करता रहेगा। इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि एक एडिशनल बर्डन स्टूडेंट्स के ऊपर खास करके जब अभी वो कोरोना से उभरे हुए हैं, ये बहुत ही मुनासिब नहीं है। और आकर के फौरन ये रेप्लिकेट करना कि जिस तरह से इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट में होता है वो हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में करें, वो भी तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं। उस बात को मैं रिपीट करूंगा कि बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आना चाहेंगे। मैं जुबिन के पास फटाफट से आना टॉप परफॉर्मेंस है। मेरा सवाल अब आपसे यही होगा कि क्या अगर हम बाकी स्टेट में अगर इसी तरह का फ्रेमवर्क आप इसे कहिए या व्यवस्था कहिए स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए एकजुट होकर यूनानिमसली अगर हम लागू करने की कोशिश करें तो क्या बात बनेगी, या ये कॉन्सेप्ट ही आपको लगता है कि बहुत सारे फ्लॉज हैं इसमें और आगे नहीं बढ़ना चाहिए? देखिए, मेरा तो फ्लॉज यही आएगा एट कॉन्सेप्ट लेवल स्टूडेंट्स के लिए अगर यदि आप एक एग्जाम करते हैं वो एक अच्छी बात है। अब चाहे अब आप पहले वो बोर्ड एग्जाम नेचुरली होता था कई सालों से, 50, 60, 70 सालों से वो एक बोर्ड स्कूल लिविंग एग्जाम की अहमियत है, उसको हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं ताकि जो स्टूडेंट्स अलग अलग बोर्ड से आते हैं, अलग राज्यों से आते हैं, उनको एक कॉमन फुटिंग और अलग अलग एग्जाम्स के लिए ना बैठना हो। वो एक बहुत वैलिड पेन पॉइंट है जो ये CUCET एड्रेस करना चाह रहा है। पर प्रॉब्लम ये है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तक ही अभी तक सीमित है। ये एक नेशनल लेवल अक्रॉस द बोर्ड स्टेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जहां तक कि उनको छूट दी गई है और इन्वाइट किया गया है कि जरूर आप लीजिए, पर आप देखिए जिस तुलना में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स जाते हैं, कितने अलग अलग उनके एग्जाम्स होते हैं, जब तक इसका अडॉप्शन उस स्तर पे ना हो, जैसे कि मान लीजिए आपका JEE मेन है जो एक ऑल इंडिया एग्जाम है, जब तक ये नहीं होता तब तक ये स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल नहीं है। ये स्टूडेंट्स के लिए एडेड बर्डन, एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा स्ट्रेस है।
यानी कि बिल्कुल, यानी कि आप दोनों की बातों से जो मैं अगर सम अप करना चाहूं तो आइडिया बुरा नहीं है, आइडिया ठीक है, सही सही पेन पॉइंट को एड्रेस कर रहा है, लेकिन जो दायरा है वो कंफ्यूजिंग है, उसमें ज्यादा कंफ्यूजन है और बच्चों के ऊपर एक तरह से बर्डन आ सकता है। अब ये एक वॉइस है, दूसरी वॉइसेस भी है, जैसा कि यूजीसी चेयरमैन खुद कह रहे हैं कि ये एजुकेशनल रिफॉर्म है, तो उस तरह की वॉइसेस भी हैं। अब देखते हैं बच्चे इसे किस तरह से लेते हैं और आगे क्या इस पर रिएक्शंस मिलते हैं, ये देखना बड़ा लाजमी होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने बड़ा महत्वपूर्ण वक्त निकाला अपना। एमएम अंसारी सर, थैंक यू सो मच, आपके लिए आपने हमारा दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां दी। जुबिन मल्होत्रा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, और इस नई व्यवस्था को लेकर कई सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे, जिनको हमने थोड़ा सा चर्चा के माध्यम से भी आपके सामने रखने की कोशिश की। इनमें से कुछ और सवाल भी होंगे जो आप लगातार हमारे आने वाले जो बुलेटिन्स हैं उसमें आपको देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे, और जो भी इससे जुड़ी हुई जानकारियां होंगी वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अब बात महंगाई की कर लेते हैं। मार्च का महीना है, एक तरफ आप नए वित्तीय वर्ष की प्लानिंग में जुटे हुए हैं तो दूसरी तरफ महंगाई पूरी प्लानिंग पर पानी फेर रही है। महीने की शुरुआत से ही चीजों के दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं और आज से गाड़ियों में सफर करना और घर में खाना पकाना भी आपके लिए महंगा हो गया है। आज से डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले कि हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाएं, पहले आपको बताते हैं कि आखिर पेट्रोल और डीजल के दाम 4 महीने बाद अब जाकर क्यों बढ़े। मार्च के महीने में महंगाई का महामार्च शुरू हो गया है। महीने की शुरुआत में ही अमूल, पराग और उसके बाद मदर डेयरी ने दूध के रेट 2 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा दिए। हाल ही में मध्य प्रदेश में सक्रिय सांची ने दूध के दाम 5 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा दिए हैं। दूध के बड़े रेट्स को आम लोग पचा ही रहे थे कि आज दूसरा झटका पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के मोर्चे पर लगा। पेट्रोल और डीजल की बात करें तो पेट्रोल 80 पैसे और डीजल 78 पैसे महंगा हुआ। वहीं रसोई गैस सिलेंडर में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। करीब 4 महीने बाद पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं और इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 96 रुपए 21 पैसे पर पहुंच गया है, डीजल 87 रुपए 47 के स्तर पर पहुंच गया है। रसोई गैस की बात करें तो ये 949 रुपए 50 पैसे का मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम में आगे भी बढ़ोतरी होने की संभावना जाहिर की जा रही है। अब सवाल यह है कि पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़े और आगे भी क्यों इनमें बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। दरअसल पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह कच्चा तेल है। पिछले 4 महीनों में ब्रेंट क्रूड $81.6 प्रति बैरल से बढ़कर $118.5 प्रति बैरल पर पहुंच गया। यानी इन 4 महीनों में ब्रेंट क्रूड के दाम 45% बढ़े। इसका सीधा असर भारत पर दिख रहा है क्योंकि हम अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल आयात करते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक तेल कंपनियों को मार्केटिंग मार्जिन बनाए रखने के लिए दाम बढ़ाने ही होंगे। कच्चे तेल में $1 प्रति बैरल बढ़ोतरी पर ईंधन के दाम कम से कम 52 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ाने पड़ेंगे। ऐसे में जब क्रूड के दाम करीब $37 तक बढ़ गए हैं तो इसकी वजह से तेल कंपनियों को पेट्रोल और डीजल के दाम 19 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाने पड़ सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हालांकि यह बढ़ोतरी धीरे धीरे की जाएगी। पेट्रोल और डीजल में बढ़ोतरी की मार आम आदमी पर कम पड़े, इसके लिए सरकार एक बार फिर एक्साइज ड्यूटी में कटौती का कदम भी उठा सकती है। प्री पैंडेमिक लेवल से तुलना करें तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर अभी भी 8 रुपए ज्यादा है, तो वहीं डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 6 रुपए ज्यादा है। यानी कि सरकार के पास थोड़ी ही सही लेकिन एक्साइज ड्यूटी घटाने की संभावना बरकरार है। अब देखना होगा कि पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी का ये सिलसिला जो शुरू हुआ है ये कब तक जारी रहता है और इस महंगाई से आम आदमी को बचाने के लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस। और आइए सुनते हैं पेट्रोल, डीजल और एलपीजी में लगी महंगाई की आग पर आम लोगों का क्या कहना है। लेकिन ये कितना फर्क आप देख रहे हैं, जैसे कि पहले आपको 1 लीटर में आप सफ़र करते रहे होंगे, ठीक बहुत फर्क पड़ रहा है क्योंकि मैम 1 लीटर में तो लगभग वही चल पाती है 40-50 किलोमीटर, लगभग 100 रुपए की पेट्रोल 1 लीटर की आती है। अब क्या करें, अब मजबूरी है मैम, आम लोगों के लिए बहुत परेशानी है मैम, क्या करें फिर बताओ आप। ये तो पता ही नहीं चलता कब बढ़ जाता है और दिक्कत तो होती है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती है तो। और जैसे मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ तो कल मुझे पता नहीं था, आज पता चला, मैं आज भरा रहा हूँ पेट्रोल, बट दिक्कत है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है। इसके अकॉर्डिंग जो सैलरी है ये कुछ नहीं बढ़ रही है, एक इम्पैक्ट तो आता ही है। देखिए ऑफिस तो जाना है डेली, वो तो कर नहीं सकते, उसमें कटौती तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि टाइमली पहुँचना है, टाइमली आना है।
पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी के बाद विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हो गई है। पेट्रोल डीजल की महंगाई पर क्या कुछ कहना है नेताओं का, आइए सुनते हैं। अखिलेश यादव ने बार बार अपने कैंपेन में यही कहा कि यही दाम जो है इलेक्शन के बाद बढ़ने वाले हैं, आप लोग सतर्क हो जाइए। मगर अब पता नहीं इनको वोट करके कौन जिता के लाया, जनता तो नहीं लाई होगी। अगर एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल का दाम महंगा हो गया, इसका मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव का इंतजार कर रहे थे। चुनाव का परिणाम इनके पक्ष में, महंगाई बढ़ गई। If the government really wanted to alleviate the pain of the common Aam Aadmi of India, they should have reduced the taxes instead of increasing the price. ये सरकार का रवैया दिखाता है कि इतनी अहंकार से भरी है कि महंगाई चरम सीमा पर है, जनता की पॉकेट पे वैसे ही मार है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और आप लोग उन पे और चोट लगाए जा रहे हो। तो हर चीज़ आप अपने पॉलिटिकल एम्स के हिसाब से कर रहे हैं, जनता की आप सोच ही नहीं रहे हैं। बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में मानो आग सी लगी हुई है। रियल्टी कंपनियों के संगठन क्रेडाई ने रेरा से मांग की है कि उन्हें प्रोजेक्ट पूरा करने में 6 महीने का अतिरिक्त समय दिया जाए। दरअसल सीमेंट, रेत, सरिया ही नहीं, हार्डवेयर, पेंट और सेरामिक सहित सब कुछ महंगा हो गया है। बिल्डरों को लगता है कि कीमतों में आई ये तेजी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। बिल्डिंग मटेरियल के दाम कम होंगे, लेकिन तब तक इसका नुकसान उन्हें ना हो, इसलिए उन्हें थोड़ा सा एक्सटेंशन दिया जाए प्रोजेक्ट कंप्लीशन में। लेकिन इसका खामियाजा कहीं आम कंज्यूमर को तो नहीं होगा। देखिए रिपोर्ट। सीमेंट, सरिया और घर बनाने की सारी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं और इसके चलते घर के सपनों को बड़ा झटका लगा है। कमोडिटीज के दाम में उछाल से रियल्टी प्रोजेक्ट में देरी हो रही है। महाराष्ट्र के बिल्डर्स ने महाराष्ट्र रेरा से प्रोजेक्ट पूरा करने की डेडलाइन 6 महीने बढ़ाने की मांग की है। बिल्डर्स को लगता है कि कीमतों में आई ये तेजी ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी और बिल्डिंग मटेरियल के दाम कम होंगे, तब वो निर्माण फिर से शुरू करेंगे। बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1 साल पहले स्टील की कीमत 42,000 रुपए प्रति टन थी और ये बढ़कर 85,000 रुपए हो गई है। 50 किलो सीमेंट बैग की कीमत 260 से बढ़कर 400 रुपए हो गई है। 1000 ईंटों की कीमत 6,500 रुपए थी, जो बढ़कर 8,000 रुपए हो गई है। निर्माण सामग्री के साथ बिजली के तार, फिटिंग, टाइल्स, पाइप, सैनिटरी वेयर, फैब्रिकेशन, रेत, सेकेंडरी मिनरल्स में भी करीब 40 से 45% की बढ़ोतरी हुई है। क्रेडाई के मुताबिक लागत 400 से 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट बढ़ गई है। कमोडिटीज की कीमतों में आई तेजी से बिल्डर तो परेशान हैं, मगर इसका खामियाजा घर खरीदारों को उठाना पड़ेगा। बिल्डर चाहते हैं कि होम बायर्स भी उनकी तरह कमोडिटीज की कीमतों के कम होने का इंतजार करें, ताकि उन्हें घाटे का सामना न करना पड़े। दूसरी तरफ होम बायर्स की अलग परेशानी है। उनका कहना है कि उन्होंने पहले से ही लोन ले रखा है, हर महीने की किस्त बैंक में जमा कर रहे हैं। ऐसे में वो कब तक इंतजार करेंगे? जो किराए के मकान में रहते हैं, उन्हें 6 से 10 महीने ज्यादा किराए के मकान में रहना होगा। उनके इस घाटे की भरपाई कौन करेगा? बिल्डर को तो अपना फायदा दिख रहा है, मगर घर खरीदारों की खून पसीने की कमाई फंसती दिख रही है। अगर महारेरा बिल्डरों की बात मानती है तो उसे घर खरीदारों की राहत के लिए कोई फैसला लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात बाजार की। बाजार ने आज शुरुआत कमजोरी के साथ की, लेकिन कारोबारी दिन के आगे बढ़ने के साथ साथ इसमें निचले स्तरों से सुधार आना शुरू हुआ। अंत में निफ्टी और सेंसेक्स अच्छी बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहे। बैंकिंग शेयरों ने आज ये तेजी में अच्छा योगदान दिया। कारोबार के अंत में निफ्टी 198 अंक चढ़कर 17,315 पर बंद हुआ। सेंसेक्स भी 697 अंकों की तेजी के साथ 57,989 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी में 330 अंकों की तेजी रही और ये 36,348 के स्तर पर बंद हुआ। मार्केट में एक्शन और कल की स्ट्रैटेजी के लिए इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के डायरेक्टर अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज बाजार ने शुरुआत तो कमजोर की, लेकिन बाद में संभल गया। कल कुछ ऐसे ही हालात रहेंगे सर, या कल कुछ डिफरेंट रहेगा? अविनाश जी। हेलो अविनाश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मुझे लग रहा है कि देखिए मार्केट कल भी थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगा, क्योंकि क्रूड की कीमतें बढ़ी है। प्लस मैं समझता हूँ कि अभी जिस प्रकार की जियोपॉलिटिकल कंडीशंस है, कल बाजार में है वोलेटिलिटी रहेगी, लेकिन डेफिनेटली आज जिस तरीके से हमने मार्केट में एक अच्छा उछाल देखा सेकेंड हाफ में,
उस कारण से स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटीज में आपको मिड कैप और बैंकिंग और कैपिटल गुड्स के सेक्टर में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग से। रूस यूक्रेन की जंग का 27 है और रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहर तहस नहस हो चुके हैं, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूस के सामने झुकने को तैयार नहीं। एक ताज़ा इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम झुकेंगे नहीं और रूस का अल्टीमेटम मान्य नहीं है। उन्होंने कहा कि लोग मारे जा रहे हैं, अल्टीमेटम मानना असंभव है। साथ ही ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि रूस सभी को मारकर खाली शहरों पर कब्जा कर ले अगर वो चाहे तो। ज़ेलेंस्की ने नाटो को भी स्थिति साफ करने को कहा है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि नाटो को या तो कहना चाहिए कि वो यूक्रेन को स्वीकार कर रहे हैं या खुले तौर पर कहें कि वो ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि वो रूस से डरते हैं। उधर यूक्रेन के बंदरगाह प्रशासन ने कहा है कि रूसी बलों ने माइकोलाइव बंदरगाह पर हमला किया है। यहाँ के उप प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि रूसी सैनिक खरसन में नागरिकों तक मानवीय मदद नहीं पहुंचने दे रहे। इसके साथ ही उन्होंने मानवीय कॉरिडोर खोलने की मांग भी की है। रूसी समाचार संपादक दिमित्री मुरातोव ने यूक्रेनी शरणार्थियों की मदद के लिए अपने नोबेल पुरस्कार की नीलामी करने का ऐलान किया है। रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन भले ही मजबूती से उसका सामना कर रहा है, लेकिन असल में उसकी स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। यूक्रेन का ऐसा कोई शहर शायद ही बचा हो, शायद ही कोई गली बची हो जहां रूस के रॉकेट न बरसे हों। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में यह सबसे भीषण युद्ध है। यूक्रेन पर रूस का कहर हर एक दिन के साथ और ज्यादा बढ़ रहा है। दिन में बंदूक की गोलियां और तोपों के गोले यूक्रेन के शहरों को तबाह करते हैं। तो रात में रूस के रॉकेट यूक्रेन के शहरों को जलाते हैं। रूस के हमलों ने यूक्रेन की तस्वीर कितनी बदल कर रखती है, आप खुद देखिए। इन तस्वीरों को साझा करते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति ने लिखा कि इस यूक्रेन में हालात दूसरे विश्व युद्ध से भी ज्यादा खराब हो गए हैं। रूस के हमलों के बीच यूक्रेन के लोगों का जीवन कैसा हो गया है, इसका एक सबूत सोमवार को खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दिया। सोमवार को अपने एक वीडियो संदेश में ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के लोगों से क्या कहा, सुनिए। Зараз не лякайтесь, ви почуєте те, з чим ми живемо вже 25 днів. Звук, який став звичним для усіх наших міст. ज़ेलेंस्की का संदेश यही नहीं खत्म हुआ। इस सायरन को यूक्रेनी लोगों के जीवन का हिस्सा बताते हुए ज़ेलेंस्की ने दुनिया को डर की वो तस्वीर दिखाने की कोशिश की जिसके साए में यूक्रेन के लोग जी रहे हैं। А ми чуємо це годинами, днями, тижнями. Наші люди чують це постійно. І одразу беруть дітей, допомагають старим, йдуть в укриття, у підвали, щоб врятуватись, щоб вижити від російських ракет, авіабомб зі звуком цієї сирени. ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस अब घातक हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर चुका है। अब तक वो सिर्फ वैक्यूम बॉम्ब और फॉस्फोरस बम की अफवाहें उड़ रही थी, लेकिन अब रूस खुद मान रहा है कि वो यूक्रेन में क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। पहले निशाना, फिर दागी मिसाइल। रूस और यूक्रेन का युद्ध आज 27वें दिन में पहुंच गया है। 24 फरवरी को जो युद्ध
टैंकों और गोलियों से शुरू हुआ था, वो अब क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों पर आ गया है। और मिसाइलों के इस्तेमाल में यूक्रेन रूस के आगे बेबस नजर आ रहा है। यूक्रेन की ये बेबसी सोमवार को एक बार फिर दिखाई दी, जब रूस ने कीव के एक शॉपिंग मॉल पर हमला कर उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। रूस का दावा है कि यूक्रेन की सेना इस शॉपिंग का इस्तेमाल रॉकेट रखने के लिए करती थी। अपने इस दावे में रूस ने पश्चिमी देशों की मीडिया पर भी निशाना साधा। Хотим еще раз обратить внимание западных средств массовой информации. Нами представлены абсолютные доказательства преступного использования киевским националистическим режимом гражданских объектов в жилых кварталах Киева и в других городах Украины в качестве огневых позиций, артиллерии и реактивных систем. यही नहीं, रूस ने इस हमले को लेकर अब ये दावा किया है कि उसने शॉपिंग मॉल को निशाना बनाने के लिए क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। Вынужден прокомментировать слова советника Офиса украинского президента Михаила Подоляка, что якобы Россия воюет только количеством и крылатыми ракетами. Должен подчеркнуть, что специальную военную операцию проводит профессиональная армия, которая действительно использует и крылатые ракеты. Их применение в высшей степени эффективно. Ими наносятся высокоточные удары по военной инфраструктуре и ни в коем случае не по гражданским объектам. रूस का ये मिसाइल हमला यूक्रेन के लिए एक संदेश भी है कि आने वाले समय में उस पर हो रहे हमले और भी भयानक होने वाले हैं, क्योंकि अब तक मदद के नाम पर अलग अलग देशों ने यूक्रेन को सिर्फ रॉकेट लॉन्चर या फिर ड्रोन सिस्टम दिए हैं। और रूस के इन हमलों का सामना करने के लिए यूक्रेन को और भी एडवांस तकनीक की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।